हाय फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, वो भी किनका, केसी सिन्हा जी के द्वारा लिखा गया एसएफ का मैथ यानी स्टूडेंट फ्रेंड मैथ। और वही हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स है, प्रश्नावली 1.2 पार्ट 8। आज के पार्ट में हम 1.2 को ख़त्म करेंगे। जैसे कि पिछले पार्ट 7 तक हम लोगों ने क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 8 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और वीडियो देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके काम का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक का बटन दबा दें। कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि आपके सुझाव के अनुसार हम काम कर सकें। और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप रहते हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हमारा मनोबल बढ़े, ताकि हम नए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 का 1 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं 6 ठो, उसमें का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम सॉल्व करेंगे और इसी के आधार पे आप लोग 3, 4, 5, 6 को आराम से जितना भी सवाल है उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल है, जांच करें कि क्या n बिलोंग्स टू n के लिए 15 का पावर n इकाई अंक शून्य हो सकता है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जांच करना है कि n बिलोंग्स टू n, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, इसका हिंदी होता है सदस्य है। यानी n जो है वो n का सदस्य है। मतलब n कोई अंक हो गया, अंक मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, और n मतलब हो गया नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो मान लीजिए कोई प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या के बारे में आप फर्स्ट वीडियो में ही पढ़े हैं कि गिनती को ही हम लोग प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो आपको बताना है कि ये 15 का पावर n है, ये इसका जो इकाई अंक है, मतलब लास्ट वाला जो अंक है, क्या वो शून्य हो सकता है? तो इसी को बताना है। देखिए, अंकगणित का आधारभूत नियम ये कहता है कि अगर कोई भी अंक दिया हो और पूछे कि वो शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं, तो सबसे पहले उस अंक का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर अभाज्य गुणनफल में 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 आ जाए या उसका कोई गुणज आ जाए, तो वो शून्य पर समाप्त हो जाता है। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी अंक आता है तो अंकगणित के आधारभूत नियम से वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। 2 और 5 आने का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि 2 5 10 होता है, तो 10 में देख लीजिए 0 आता है इकाई अंक, तो 2 और 5 का गुणज होना चाहिए। तो चलिए हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और देखते हैं कि 2 और 5 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणे 5। अंकगणित के आधारभूत नियम से पैराग्राफ छोड़ देंगे। किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य पर समाप्त तभी हो सकता है जब उसका अभाज्य गुणनफल 2 और 5 का गुणज हो। अतः 15 का पावर n इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 तो है लेकिन 2 के जगह 3 है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये अंकगणित का आधारभूत नियम कहता है। अगर यहीं पे 3 की जगह 2 होता तो ये 0 पर समाप्त हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है जिसके चलते ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 2 बना सकते हैं कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 का पावर n का इकाई अंक 5 पर समाप्त हो सकता है। ये था 0 पर और ये है 5 पर। इसी टाइप से बाकी क्वेश्चन है, 0 पे नहीं तो 5 पे, 0 पे नहीं तो 5 पे। तो सभी सवाल में सिंपल मेथड यही है, अभाज्य गुणनखंड करो और देखो कि उस संख्या का उसमें गुणनफल है कि नहीं है। जैसे 5 तभी हो सकता है जब वो 5 हो, गुणनफल क्या हो, 5 हो, 5 का गुणज हो। तो 24 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, मिस्टेक से यहाँ 15 लिखा गया, आप लोग यहाँ पे 24 कर दीजिएगा। 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, दूना 8 त्रिका 24। तो अंकगणित के आधारभूत नियम से किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 पर समाप्त तभी हो सकता है जब उसका अभाज्य गुणनफल 5 का गुणज हो। अतः 24 का पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को आप लोग बना सकते हैं।
जिनको नोट करना हो, जिनको इसे उतारना है, वे लोग लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि व्याख्या करें कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। देखिए, पहले ही वीडियो में, पहले ही पार्ट 1 में हमने बता दिया भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या का अर्थ होता है कि वह संख्या जिसमें जीरो और एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य अंक से ही भाग लग जाए, उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। इसका उल्टा होता है भाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो देखिए, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 17, सिंपल मेथड यही है। जो गुणा दिया उसको गुणा कर दीजिए, जो दिया है जोड़ के उसको जोड़ दीजिए। मतलब गुणा कर दीजिए 11 7 77, और 77 में 13 से गुणा करेंगे तो 1001 आ जाएगा। प्लस का प्लस, 17 का 17, और 1001 में 17 जोड़ेंगे तो 1018, और 1018 जो आएगा बाबू एक भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 2 से 3 से किसी भी अंक से भाग लग सकता है, मतलब बहुत सारे अंक से भाग लग जाएगा। तो बस करना ही है, सबको गुणा वाला गुणा कर दीजिएगा। सब सवाल में 3 गो सवाल दिया है, तो एगो तो मैंने बना दिया, आज जो जोड़ दिया उसको जोड़ दीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा होता है एक भाज्य संख्या। इसी तरह आप लोग इसका 2 और 3 नंबर भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 3 मापन दंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिससे इन दोनों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। देखिए, यहाँ पे आपको 3 गो अंक दिया है, इसमें कपड़े की न्यूनतम लंबाई निकाला है। न्यूनतम मतलब होता है कम से कम, अधिकतम मतलब होता है अधिक से अधिक। तो देखिए, कभी भी अगर न्यूनतम सवाल में कहे ना तो समझिएगा एलसीएम निकालना है, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लघुत्तम निकालना है। अगर आपको कहा जाए अधिकतम मान निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है, यानी मौसा निकालना है। बस यही तरीका है पहचानने का। तो 3 गो अंक दिया है, आप इसका क्या निकाल दीजिए, ये एलसीएम निकाल दीजिए। तो वही तरीका है, अभाज्य गुणनखंड तीनों का कर देंगे। तो 64 का सबसे पहले करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइनिंग नहीं खींचा है, आप लोग आसानी से खींच सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे देना उचित नहीं समझा, क्योंकि आप लोग इतना समझ ही गए हैं। एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच दीजिएगा सीधे नीचे तक, और ऐसे बीच बीच में सब में खींचा जाता है ना, तो ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, इसको खींच लीजिएगा सब में तीनों। मैंने केवल अंक चढ़ा दिया है। तो 2 से भाग देंगे 64 में, तो 2 तिहाई 6 व 2 दूना 4, फिर 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 2 और 1 हो जाएगा। ये कर लेंगे। 2 से भाग देंगे 80 में तो 40 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 का आधा 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5 होगा, और 5 से 5 में भाग लग जाएगा। उसी तरह 96 का आधा 48, 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, ऐसे कर लेंगे। तो ये अभाज्य गुणनफल हो गए। अब इसके बाद क्या करना है कि इसका जो हर तरह एचसीएफ और एलसीएम, तो बिना एचसीएफ निकाले एलसीएम नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबका ये सजा देंगे, ठीक है, और एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ क्या है कि तीनों में जो कॉमन हो, तो ये 2 2 कॉमन है, ये 2 2 कॉमन है, 4 ठो 2 2 कॉमन है, तो इसको लिख लेंगे। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ से कोई मतलब नहीं है सवाल में, और जो बच गया उससे हम लोग एलसीएम निकाल देंगे, तो 1920 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि जो कपड़े का न्यूनतम लंबाई होगा वो 1920 सेंटीमीटर। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है कि आंसर में आपका दिया है 960 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर आप एलसीएम इसका अगर 960 लाना चाहते हैं ना, तो आप वो एलसीएम जो छोटे क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, एलसीएम निकालना 64, 80, 96 का, वैसे एलसीएम निकालिएगा तो 960 आ जाएगा, लेकिन ऐसे निकालिएगा तो 1920 आएगा, ठीक है ना। तो दोनों में से किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस पर इसलिए बताया क्योंकि यही तरीका शुरू से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो यही थोड़ा और अच्छा रहेगा। लेकिन आंसर लाने के लिए आप लोग अथवा में डाल के उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 14 को समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि 3 पात्रों में, पात्र मतलब बर्तन होता है, 3 बर्तनों में 27 लीटर, 36 लीटर, 72 लीटर दूध है। मतलब पहले बर्तन में 27 लीटर है, दूसरे में 36 लीटर और तीसरे में 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप कर सकती है। मतलब इन तीनों में से कौन सा ऐसा बड़ा माप लिया जाए तीनों को, मतलब तीनों का तीनों दूध वो माप दे, ठीक है ना। माप समझते हैं, नापना समझते हो, जो दूध मापा जाता है वो नापना। तो देखिए, आपको करना है अधिकतम मान निकालना है, ठीक है ना, बड़ी माप। अधिकतम मतलब बड़ी माप, तो इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एलसीएम नहीं निकालना है, केवल एचसीएफ। तो एक 27 हो गया, एक 36 हो गया, 72 है। तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा, जो ऊपर मेथड आप लोग पढ़े हुए हैं। जो भी एचसीएफ आएगा तो नीचे लिख दीजिएगा सबसे बड़ी माप
बराबर जितना भी आए उतना लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 15 है कि 3 भिन्न मतलब होता है अलग अलग पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाण रखे गए हैं। मतलब दूध और पानी को मिला के रखा गया है 3 गो बर्तन में, जिनकी माप 403 किलोग्राम, मतलब एगो में है 403 किलोग्राम, दूसरे में 434 किलोग्राम और तीसरे में 465 किलोग्राम है। कौन सबसे बड़ी माप भिन्न परिमाणों को ठीक ठीक माप सकती है, मतलब कौन है जो तीनों को अच्छे से माप सकती है। तो इन तीनों का भी आपको बड़ी माप निकालना है, यानी इसमें भी आपको HCF निकालना है। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, HCF निकालना है, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर लगता है कि आपको नहीं बन पाएगा सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका भी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने पीछे जितने भी क्लास दिए हैं और उसमें आप लोग पढ़े हैं तो उसको आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तब तो नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आप लोग प्ले लिस्ट में चले जाइए। आप प्ले लिस्ट में जा करके देखिए चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट का अलग अलग फाइल बना हुआ है, उसमें लाइन बाय लाइन सारा वीडियो अपलोड हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, सभी वीडियो को आप लोग देखिए, तब ये आगे वाला वीडियो समझ में आता है। आगे उसके और भी जितने 10th का तो टोटल पढ़ाई चालू हो गया है, 12th का भी मैथ चल रहा है, 9th और 11th का जल्द से जल्द वीडियो अपलोड होगा। बस थोड़ा मैं कमेंट का वेट कर रहा हूँ कि कोई भी 9th और 11th वाला थोड़ा कमेंट करे कि मुझे पढ़ना है, उसके बाद मैं वीडियो बनाना अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल के क्लास में एक नए चैप्टर 1.3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।